a local family. The symbol is associated with a pagan deity named Bug's Realm. Who are you talking? What's the matter? What's happened? मूवी के स्टार्ट होते ही हमें प्रोजेक्टर पे एक 8 mm की फिल्म दिखाई जाती है। उस फिल्म के अंदर हम 4 लोगों को एक पेड़ की डाली से बंधा हुआ देखते हैं। उन सभी को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन सभी को एज अ होस्टेज पेड़ से बांध रखा हो। तभी एक चाकू से पेड़ की दूसरी डाली रहस्यमयी तरीके से कट कर गिरता है और इन 4 लोगों के फंदे कसते हुए ऊपर खींच जाते हैं और इन सभी लोगों को फांसी लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ महीने बाद, जहाँ हमें एक घर को दिखाया जाता है जहां एलिसन ओसवाल्ड अपने फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो रहा होता है। एलिसन ओसवाल्ड एक ट्रू क्राइम राइटर होता है जो इस घर में हुए क्राइम पर अपनी न्यू बुक लिखने आया होता है और यह वही घर होता है जिसमें मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाए गए 4 लोगों को फांसी लगा दिया गया था और एलिसन को इस घर के बारे में सब कुछ पहले से ही पता होता है, लेकिन उसने अपनी फैमिली से इस बात को छुपाया होता है। वहीं हम एलिसन की वाइफ ट्रेसी को देखते हैं। एलिसन के 2 बच्चे होते हैं। एक 7 साल की बेटी एस्ली होती है जिसे दीवारों पर पेंटिंग करने का शौक होता है और एक 12 साल का बेटा ट्रेवर होता है जिसे हमेशा डरावने सपने आते थे और वह नींद में ही कहीं पर भी जाकर सो जाया करता था। नेक्स्ट सीन में हम एस्ली को दीवार पे पेंटिंग बनाते देखते हैं और एलिसन और एस्ली की बातों से हमें पता चलता है कि एस्ली इस घर में आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और एलिसन एस्ली से वादा करते हुए कहता है कि अगर मेरी बुक कंप्लीट हो गई और हमें यहाँ मन नहीं लगा तो हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम पेंसिल्वेनियन शेरिफ को देखते हैं जो एलिसन से मिलने आता है। शेरिफ की बातों से हमें पता चलता है कि वह एलिसन और उसकी लिखी हुई बुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। शेरिफ एलिसन को इस घर को खाली करके जाने को कहता है क्योंकि शेरिफ जानता था कि एलिसन इस घर में हुए क्राइम पर अपनी न्यू बुक लिखने वाला है जिसके पब्लिश होते ही शेरिफ के भी काम पर सवाल उठने लगेंगे क्योंकि शेरिफ आज तक यह पता नहीं लगा पाया था कि इस फैमिली की हत्या किसने की थी। एलिसन घर खाली करने से मना करता है और हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि इस घर में मरने वाले लोग स्टीफन फैमिली थी जिनकी 8 साल की बेटी स्टेफनी अभी भी मिसिंग होती है। शेरिफ के जाने के बाद ट्रेसी एलिसन से पूछती है कि इस घर में कोई क्राइम तो नहीं हुआ है और एलिसन झूठ बोलते हुए मना कर देता है क्योंकि आज से 10 साल पहले एलिसन द्वारा लिखी हुई बुक केंटकी ब्लड बहुत ही हिट हुई थी और उसके बाद एलिसन की सारी लिखी हुई बुक फ्लॉप हो गई थी। इसीलिए एलिसन इस बार एक अच्छी बुक लिखना चाहता है और इसी वजह से इस घर में हुए क्राइम के बारे में अपनी फैमिली से छुपा रहा था। तभी हम एलिसन को उसी पेड़ को देखते हुए पाते हैं जिसपे मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाए गए 4 लोगों को फांसी लगा दिया गया था। जब एलिसन एटिक में कुछ सामान रखने जाता है तब उसे वहाँ पे एक बॉक्स रखा नजर आता है। उस बॉक्स पे होम मूवीज लिखा होता है और उसे खोलने पे उसमें एक प्रोजेक्टर और कुछ 8 mm की मूवीज रील होती है। एलिसन उस बॉक्स को लेकर ऑफिस में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलिसन को अपने ऑफिस की बोर्ड पे सभी विक्टिम की तस्वीर को लगाते देखते हैं और एलिसन एटिक में मिले फिल्म को प्रोजेक्टर पे देखने लगता है। पहली मूवी में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपनी गार्डन में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वही सीन आता है जिसमें हम 4 लोगों को फांसी लगे हुए देखते हैं। एलिसन इस वीडियो को देखकर काफी हैरान हो जाता है और एलिसन को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस मूवी को रिकॉर्ड कौन कर रहा था और स्टेफनी का क्या हुआ। एलिसन दूसरी फिल्म को चेक करता है और उसमें भी हम एक फैमिली को नदी के पास क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखते हैं और अगले ही पल उन सभी को एज अ होस्टेज अपने ही कार में बंधा हुआ देखते हैं। इस बार हमें कार के हुड पे एक अजीब सा निशान दिखाई देता है जो किसी कल्ट के जैसा लग रहा था। तभी कोई उस कार को जला देता है और उस फैमिली की मौत हो जाती है। एलिसन इस सीन को देखकर काफी डिस्टर्ब होता है और सारी बात बताने के लिए पुलिस को कॉल करता है। तभी उसकी नजर उसकी लिखी हुई बुक केंटकी ब्लड पर जाता है और एक अच्छी और कामयाब बुक लिखने के लालच में वह पुलिस
उसको कुछ नहीं बताता है और खुद ही इन सभी केसेस पे जांच करने का फैसला लेता है। एलिसन जब अगली मूवी चेक करने जाता है तभी उसे घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब एलिसन आवाज का पीछा करते हुए नीचे जाता है तो उसे एक बॉक्स अपने आप ही हिलता हुआ दिखता है। तभी उस बॉक्स से ट्रेवर निकलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एलिसन उसे लेकर घर से बाहर जाता है ताकि ट्रेवर कंट्रोल में आ सके। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि ट्रेवर को बहुत सालों से नाइट टेरर आना बंद हो गया था और एलिसन और उसकी फैमिली यह अनुमान लगाते हैं कि शायद घर चेंज करने की वजह से ट्रेवर को नाइट टेरर आ रहे हैं। एस्ली और ट्रेवर के स्कूल जाने के बाद एलिसन फिर से अगली मूवी देखना शुरू करता है और उस मूवी में हम एक फैमिली को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं और अगले ही सीन में हम उस परिवार के सभी लोगों को पूल साइड बेड से बंधा हुआ देखते हैं और कोई इंसान उन सभी को रस्सी से खींचकर पूल में डुबा देता है जिनसे उन सभी की मौत हो जाती है। और इस बार हम पूल के अंदर एक घोस्ट फिगर को देखते हैं। जब एलिसन वीडियो को पॉज करके उस घोस्ट फिगर को देख रहा होता है तभी अचानक से प्रोजेक्टर में आग लग जाता है और जब तक एलिसन आग को बुझाता है तब तक वो घोस्ट फेस वाला क्लिप उसमें जल जाता है। एलिसन इस फिल्म को एडिट करने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो घोस्ट फेस वाला पार्ट उस आग में जल गया था जिसे रिकवर करना नामुमकिन हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम ट्रेसी को ट्रेवर पे चिल्लाते हुए देखते हैं क्योंकि ट्रेवर ने अपने स्कूल के व्हाइट बोर्ड पे परमानेंट मार्कर से एक पेड़ की तस्वीर बनाई थी जिसपे 4 लोग फांसी से लटक रहे थे। ट्रेसी इस बात से गुस्सा होती है क्योंकि एलिसन भी उसी परिवार पे बुक लिख रहा था जिसमें 4 लोगों को एक पेड़ पे फांसी लगा दिया गया था और ट्रेसी को यह लग रहा था कि ट्रेवर को यह बात कहीं से पता चल गया होगा और इसीलिए वह इस तरह की हरकतें कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम एलिसन को अगली मूवी चेक करते देखते हैं जिसमें एक फैमिली को बेड से बांध दिया गया था और कैमरामैन एक धारदार चाकू से उन सभी का गला काट देता है जिनसे उन सभी की मौत हो जाती है और यह सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है। एलिसन उस फैमिली की हिस्ट्री इंटरनेट पे ढूंढता है जिससे उसे पता चलता है कि यह मिलर फैमिली थी जिसकी हत्या 1998 में हुई थी और इस फैमिली का बेटा क्रिस्टोफर मिलर आज तक मिसिंग होता है और यहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि किलर सभी फैमिली की हत्या करने के बाद एक बच्चे को जिंदा छोड़ देता है जो हमेशा के लिए मिसिंग होता है। एलिसन ये सब चेक कर ही रहा होता है तभी घर की लाइट कट जाता है और एलिसन को घर की एटिक से किसी के चलने की आवाजें आती है। एलिसन आवाज का पीछा करते हुए एटिक में जाता है तो वहाँ एक बॉक्स के लेट को हिलते हुए देखता है जिसके अंदर एक सांप होता है और बॉक्स के लेट के पीछे हम कुछ ड्राइंग को देखते हैं। इस ड्राइंग में हर विक्टिम फैमिली की हत्या का स्केच होता है जिसे हम मूवी टेप में भी देखे थे। उस ड्राइंग में एक और इंसान का चित्र होता है जिसका नाम मिस्टर बोगी लिखा होता है। एलिसन उन ड्राइंग का वीडियो बनाकर जब एटिक से आ रहा होता है तभी एटिक का फर्श टूट जाता है और एलिसन एटिक से नीचे गिर जाता है। उसी रात को हम 2 पुलिस ऑफिसर को एलिसन के पास देखते हैं जो एलिसन की चोट पर पट्टी लगा रहे थे। एलिसन डिप्टी ऑफिसर से बताता है कि कल रात में उसे एटिक से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। डिप्टी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है और आगे हमें पता चलता है कि डिप्टी ऑफिसर एलिसन के बुक का बहुत बड़ा फैन था। डिप्टी ऑफिसर एलिसन के न्यू बुक के एक्नॉलेजमेंट पेज पर अपना नाम लिखवाना चाहता था। बदले में वह एलिसन की मदद करने का प्रॉमिस करता है। एलिसन मान जाता है और उसे मूवी टेप्स में हुए मर्डर की डिटेल्स और एड्रेस लाने को कहता है। एलिसन फिर से मूवी की जांच करने लगता है और इस बार एटिक में मिले ड्राइंग की सहायता से मूवी को जूम करके देखता है तो उसे सभी वीडियो में वो घोस्ट फेस दिखता है। एलिसन ये सब देखकर काफी चौंक जाता है। तभी एलिसन के पास डिप्टी ऑफिसर का कॉल आता है और वह एलिसन को दोनों मर्डर का डिटेल्स और एड्रेस देता है। तभी हम घोस्ट फेस को लैपटॉप के अंदर हिलते हुए एलिसन की तरफ देखते हुए पाते हैं। जब एलिसन लैपटॉप की तरफ देखता है तो वो घोस्ट फेस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तभी एलिसन की नजर लैपटॉप में अपने वीडियो पे जाता है जिसमें कुछ बच्चों के हाथ उसे पकड़े होते हैं। एलिसन यह देखकर डर जाता है और लैपटॉप बंद कर देता है। उसी रात को एलिसन को अपने ऑफिस में प्रोजेक्टर अपने आप ही चलता हुआ मिलता है और प्रोजेक्टर में वही मूवी चल रहा होता है जिसमें 4 लोगों को पेड़ से फांसी लगा दिया गया था और एलिसन फांसी वाले पेड़ के पास उसी घोस्ट फेस को देखता है। एलिसन एक बेसबॉल बैट के साथ उसी पेड़ के पास जाता है तो वह झाड़ियों के बीच ट्रेवर को बिना कपड़े के देखता है। एलिसन ट्रेवर को लेकर घर के अंदर आ जाता है। एलिसन जब अपना टॉर्च लेने बाहर जाता है तभी हम एलिसन के पीछे उसी 5 मिसिंग बच्चों को देखते हैं जो एलिसन को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डिप्टी ऑफिसर एलिसन से मिलने आता है और वह एलिसन को इस केस के बारे में डिटेल से बताने को कहता है ताकि वो एलिसन की अच्छी तरीके से मदद कर सके। तब एलिसन बताता है कि किलर जो भी है वो 1960 से ही ऐसी मर्डर कर रहा है और वे अनुमान लगाते हैं कि किलर अभी 70 साल का होगा।
होगा। एलिसन यह भी बताता है कि बहुत सारे मर्डर में किलर ने नशीली पदार्थ का यूज किया है जिससे विक्टिम को आसानी से काबू करके मारा जा सके, और सभी मर्डर केस में एक अजीब सा सिंबल दिखा है जो किसी कल्ट के जैसा लग रहा होता है। डिप्टी ऑफिसर उस सिंबल को देखने के बाद एलिसन को प्रोफेसर जोनास से मिलने को कहता है। प्रोफेसर जोनास एक अकल्ट क्राइम एक्सपर्ट होते हैं। उसी रात को एलिसन एक न्यू मूवी देखता है जिसमें पूरे परिवार को लोन मूवर की सहायता से मार दिया जाता है, और यह सीन इतना स्कैरी होता है कि एलिसन इसे देख नहीं पाता है। इसके बाद एलिसन प्रोफेसर जोनास से वीडियो कॉलिंग बात करता है। तब एलिसन प्रोफेसर जोनास से मूवी में दिखाए गए सिंबल के बारे में पूछता है। तब प्रोफेसर बताते हैं कि यह सिंबल बहुत ही रेयर है। यह बेबीलोनियन टाइम यानी मध्यकालीन युग का सिंबल है, और यह बुगुल डीमन जिसे ईटर ऑफ चिल्ड्रन भी कहा जाता है उसके लिए यूज किया जाता था। बुगुल फैमिली की हत्या करके एक बच्चों को रियल वर्ल्ड से अपनी ही दुनिया में ले जाता है और उनकी आत्मा को कंज्यूम कर लेता है। प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि जो बुगुल की पूजा करते हैं उसे किसी फैमिली को मारकर एक बच्चे को खाना होता है। प्रोफेसर को यह लग रहा था कि यह सारे मर्डर किसी कल्ट के मेंबर कर रहे हैं जो बुगुल की पूजा करते हैं। उसी रात को एलिसन को फिर से अपने ऑफिस में प्रोजेक्टर अपने आप ही चलता हुआ मिलता है। एलिसन प्रोजेक्टर को बंद कर देता है। तभी हम एलिसन के पीछे उन सारे मिसिंग बच्चों का डरावना चेहरा देखते हैं। इस सीन से यह कंफर्म हो गया था कि यह काम किसी कल्ट के मेंबर नहीं बल्कि बुगुल डीमन खुद कर रहा था। उसके बाद एलिसन एस्ली के कमरे में एक नजर देखता है और एस्ली को सोता देख वह वहाँ से चला जाता है, पर हम एस्ली को जगा हुआ पाते हैं और वह सामने खड़ी स्टेफनी को देख रही थी। वही दीवार पे हम 4 लोगों को पेड़ से फांसी लगे ड्राइंग को देखते हैं जिसमें बुगुल का भी चित्र होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम ट्रेसी को एस्ली पर गुस्सा करते देखते हैं क्योंकि एस्ली ने कमरे के बाहर पेंटिंग बनाई थी। जब एलिसन उस पेंटिंग को देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि एस्ली ने दीवार पर स्टेफनी की पेंटिंग बनाई थी। एस्ली कहती है कि कल रात स्टेफनी आई थी और कह रही थी कि यह कमरा उसके भाई का है और इस कमरे में पेंटिंग करने से मना की थी। इस कन्वर्सेशन से ट्रेसी को पता चल जाता है कि यह घर उसी फैमिली का है जिसे पेड़ से लटकाकर मारा गया था और स्टेफनी वही लड़की है जो आज तक मिसिंग है। उसके बाद एलिसन और ट्रेसी के बीच बहुत ही ज्यादा बहस होता है। उसी रात को एलिसन का नींद अचानक प्रोजेक्टर की आवाज से खुल जाता है और इस पर प्रोजेक्टर के चलने की आवाज एटिक से आ रही होती है। जब एलिसन एटिक में जाता है तो वहाँ पे वह उन सारे मिसिंग बच्चों को प्रोजेक्टर पे बुगुल डीमन को देखते हुए पाता है। तभी वह सभी बच्चे एलिसन की तरफ देखते हैं और खामोश रहने का इशारा करते हैं। तभी मूवी में दिखता हुआ बुगुल अचानक से एलिसन के सामने आ जाता है जिससे एलिसन डर कर एटिक से नीचे गिर जाता है। तभी एटिक से वह सारी मूवीज और प्रोजेक्टर नीचे गिरता है। एलिसन प्रोजेक्टर और मूवी टेप्स को घर के बाहर ले जाकर जला देता है और एलिसन उसी समय इस घर को छोड़कर जाने का फैसला लेता है और जल्दीबाजी में ही अपने बच्चों को उठाकर बिना कोई सामान लिए आधी रात में ही इस घर को छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलिसन को अपने पुराने घर में शिफ्ट होते देखते हैं। तभी एलिसन के पास डिप्टी ऑफिसर का कॉल आता है और एलिसन कॉल को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि एलिसन अब बुक नहीं लिख रहा होता है, इसीलिए वह उस घर के बारे में डिप्टी से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। उसी शाम को एलिसन के पास प्रोफेसर जोनास का मेल आता है जिसमें बुगुल से रिलेटेड तस्वीरें होती हैं। तब एलिसन प्रोफेसर जोनास से वीडियो कॉलिंग बात करता है। वीडियो में प्रोफेसर एलिसन को कुछ प्राचीन तस्वीरें दिखाते हैं और कहते हैं कि बुगुल के बारे में बहुत कम ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्योंकि बहुत पहले क्रिश्चियन को यह लगता था कि बुगुल तस्वीरों के माध्यम से ही हमारी दुनिया में आ जा सकते हैं। इमेज बुगुल के लिए एक गेटवे के जैसा काम करता है, इसीलिए क्रिश्चियन ने उन सभी तस्वीरों और किताबों को जला दिया था जो बुगुल से संबंधित थे ताकि कोई और वारदात न हो। प्रोफेसर यह भी बताते हैं कि बच्चों तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखते हैं जिसकी वजह से बुगुल बच्चों को आसानी से पजेज कर लेता है। तब एलिसन को यह लगने लगता है कि वह मूवीज और प्रोजेक्टर को जलाकर बुगुल से छुटकारा पा लिया है और बाकी बचे वीडियो को वो लैपटॉप से डिलीट कर देता है जो बुगुल से संबंधित थे। जब एलिसन पुराने घर के एटिक में कुछ सामान रखने जाता है तो उसे वहाँ पे वही बॉक्स मिलता है जिसपे होम मूवीज लिखा होता है और उस बॉक्स में वो सारी फिल्म और प्रोजेक्टर होती है जिसे एलिसन ने जलाया होता है। इस बार उस बॉक्स में एक लिफाफा होता है जिसपे एक्सटेंडेड कट एंडिंग लिखा होता है। इसका मतलब उस लिफाफे वाली मूवीज में उसे सभी वीडियो की एंडिंग मिलने वाला था। एलिसन एक्सटेंडेड कट एंडिंग के देखने के लिए असेंबल कर रहा होता है तभी उसे वापस डिप्टी का कॉल आता है और एलिसन इस बार कॉल रिसीव कर लेता है। तब डिप्टी एलिसन से कहता है कि आपको अपनी फैमिली के साथ इस घर को नहीं छोड़ना चाहिए था। डिप्टी कहता है कि उसने सभी केसेस की स्टडी की है। तब उसे पता चला है कि वही सभी फैमिली जिसे बुगुल ने मारा है वह सभी पहले उसी घर में रह रहे थे जहाँ पिछली फैमिली का मर्डर हुआ
था। जैसे ही वो घर चेंज करके दूसरे घर में जाते थे, उन सभी की हत्या हो जाती थी। जो भी फैमिली अब एलिसन के घर में रहने आएगा, उसके घर स्विच करते ही बुबुल इन सभी को उसके नए घर में मारेगा, क्योंकि एलिसन भी पहले उसी घर में रह रहा था जहाँ स्टेफन फैमिली की हत्या हुई थी। और एलिसन के घर चेंज करने के बाद अब बुबुल एलिसन और उसकी फैमिली को इस घर में मार देगा। और हम यहाँ समझ जाते हैं कि बुबुल एलिसन को उस घर में इसीलिए डरा रहा था ताकि वह घर छोड़कर चला जाए और वह उन सबको मार दे। डेप्यूटी कहता है कि आप भी अब उसी टाइमलाइन में आ गए हैं। अगर बुबुल आपके आसपास है तो अगला नंबर आपका है। कॉल के बाद एलिसन उस एक्सटेंडेड क्लिप को देखता है जिसमें स्टेफनी पेड़ से उतरकर अपने पिता के फांसी लगे हुए शरीर पर लटकती है और कैमरा के सामने आकर खामोश रहने का इशारा करती है। सभी वीडियोस में वो सभी मिसिंग बच्चे कैमरा के सामने आकर खामोश रहने का इशारा करते हैं और अचानक ही गायब हो जाते थे। और हमें पता चल जाता है कि सभी फैमिली की हत्या वही मिसिंग बच्चों ने किया होता है जो शायद बुबुल से पजेज होते हैं। एलिसन यह देखकर डर जाता है और उसका सर चकराने लगता है। तब एलिसन कॉफी पीने जाता है, तभी वह कॉफी के अंदर एक ग्रीन कलर का लिक्विड देखता है जो कि उसके कॉफी में मिक्स किया गया था। वहीं पे एक पेपर नोट होता है जिसपे गुड नाइट डैडी लिखा होता है। तभी एलिसन बेहोश हो जाता है और हम एलिसन के पीछे एस्ली को खड़ा देखते हैं जो शायद बुबुल से पजेज होकर ये सब कर रही थी। जब एलिसन को होश आता है तो वह अपने हाथ पांव बंधा पाता है और उसके मुंह पे टेप चिपका होता है। वहीं हम ट्रेवर और ट्रेसी को भी बंधा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ एस्ली एक कुल्हाड़ी और एक 8 mm रिकॉर्डर के साथ आती है और एलिसन से कहती है डोंट वरी डैडी, आई मेक इट फेमस अगेन। और एस्ली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है नेक्स्ट टेप के लिए और कुल्हाड़ी से पूरे फैमिली की जान ले लेती है। तभी एस्ली कैमरा के सामने आकर खामोश रहने का इशारा करती है और हम खून से बना बुबुल का सिंबल एक दरवाजे पे देखते हैं। तभी एस्ली उस बॉक्स के लेट पर ड्राइंग बनाती है जिसमें वो अपने परिवार के 3 टुकड़े किए हुए तस्वीर बनाती है और वो सभी मिसिंग बच्चे प्रोजेक्टर से एस्ली को देख रहे होते हैं। तभी एस्ली के पीछे बुबुल आता है और बुबुल को देखकर वो सारे मिसिंग बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बुबुल एस्ली को गोद में उठाता है और चलती प्रोजेक्टर में ही गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलिसन की एटिक को देखते हैं जहाँ उसी बॉक्स में एक और मूवीज की कैसेट होती है जिसपे हाउस पेंटिंग 12 लिखा होता है। तभी कैमरा के सामने बुबुल आता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।